नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड। यह एक काल्पनिक कहानी है, द टैलेंट थीफ। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है, तो अपनी कल्पना को आज़ाद छोड़िए और कहानी में डूब जाइए। मीडियम स्तर का तलवारबाजी टैलेंट। अध्याय 6, मीडियम ब्लेड टैलेंट, सेबर टैलेंट। पांचों बड़ी अकादमियों के छात्र घाटी के मुहाने पर जमा हो चुके थे और ट्रायल शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। आर्यन यहाँ वहाँ टहल रहा था। दिखने में तो वह बस घूम रहा था, लेकिन गुप्त रूप से वह अपनी कॉपी टैलेंट का उपयोग करके दूसरों की क्षमताओं की जांच कर रहा था। उसका मुख्य लक्ष्य पहली अकादमी के छात्र थे। एलिमेंट्री कल्टिवेशन टैलेंट, एलिमेंट्री कल्टिवेशन टैलेंट, एलिमेंट्री कल्टिवेशन टैलेंट। एक चक्कर लगाने के बाद आर्यन ने पाया कि पहली अकादमी के अधिकांश छात्रों के पास केवल एलिमेंट्री प्रारंभिक प्रतिभा थी। पहली अकादमी में बहुत अधिक छात्र नहीं थे, सिर्फ 30 से थोड़े ज़्यादा। अभी 5 लोगों की जांच बाकी है। आर्यन उन 5 की ओर धीरे धीरे बढ़ा। जब वह 3 मीटर के दायरे में आया तो उसने एक एक करके उन्हें देखा। हे भगवान, इन सभी के पास मीडियम कल्टिवेशन टैलेंट है। आर्यन चौंक गया। साफ था कि ये 5 पहली अकादमी के सबसे होनहार छात्र थे। उनकी शक्ति शायद पीक मार्शल अप्रेंटिस तक पहुंच गई थी, जो मार्शल आर्टिस्ट बनने से बस एक कदम दूर थे। एक और मीडियम कल्टिवेशन टैलेंट कॉपी करने से मेरी वर्तमान शक्ति में ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। इससे मेरी प्रतिभा बस थोड़ी बेहतर होगी, लेकिन ट्रायल में काम नहीं आएगी। अगर मैं किसी ऐसी प्रतिभा को कॉपी कर सकूं जो सीधे युद्ध में काम आए, तो वह बहुत बड़ी बात होगी, आर्यन ने सोचा। तभी एक युवक अपनी पीठ पर तलवार सेबर टांगे पहली अकादमी के उन 5 मीडियम टैलेंट वाले छात्रों के पास आया। मोहित, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। उस युवक ने अपनी तलवार तानते हुए सीधे मोहित की ओर इशारा किया। आर्यन उसे देखकर हैरान रह गया। वह लड़का दूसरी अकादमी से था, फिर भी उसने पहली अकादमी के एक जीनियस को चुनौती देने की हिम्मत की। काफी साहसी था। इसके पास कौन सा टैलेंट है? आर्यन उत्सुक हो उठा और उसके पास गया। लक्ष्यराज, लोग कहते हैं कि तुम दूसरी अकादमी के सबसे बड़े तलवारबाज सेबर प्रोडिजी हो, लेकिन तुम्हारी कला चाहे कितनी भी बेहतरीन क्यों न हो, तुम ताकत के अंतर को नहीं पाट सकते। मेरे पास 990 कटी की शक्ति है, जबकि तुम मुश्किल से 300 पर हो। पिछली बार तुम हार गए थे, क्या फिर से मार खानी है? मोहित ने उपहास किया। मैं अब 300 कटी पर पहुंच चुका हूं, लक्ष्यराज ने पलटकर कहा। अन्य छात्रों ने भी उसे तिरस्कार से देखा। वे जानते थे कि वह अपने पूरे जीवन में केवल एक मामूली मार्शल आर्टिस्ट ही बन पाएगा। यहाँ कोई लड़ाई नहीं होगी, नियम तोड़ने वाले को ट्रायल से बाहर कर दिया जाएगा। एक शिक्षक की आवाज़ गूंजी। लक्ष्यराज ने शिक्षक की ओर देखा, अपनी तलवार म्यान में डाली और पीछे हट गया। ये ट्रायल उसके लिए एक मौका था। वह मुड़ा और जाने लगा। दोस्त, मैं तुम्हारी तलवारबाजी का कायल हूँ, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? आर्यन ने बड़ी गर्मजोशी के साथ हाथ आगे बढ़ाया। तुम कौन हो? लक्ष्यराज ने पलकें झपकाईं, लेकिन हाथ मिला लिया। मैं आर्यन हूँ, आर्यन ने कहा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद वह वहां से हट गया। दूर जाकर आर्यन ने वह जानकारी दोबारा देखी जो उसने अभी हासिल की थी। मानव, लक्ष्यराज, कल्टिवेशन टैलेंट घटिया अनफेरियर, ब्लेड टैलेंट सेबर टैलेंट मीडियम। ब्लेड टैलेंट कल्टिवेशन टैलेंट की तरह ही जन्मजात होता है और इसे कॉपी किया जा सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के आर्यन ने मीडियम ब्लेड टैलेंट को कॉपी कर लिया। एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपकर यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई देख नहीं रहा है, उसने विलय फ्यूजन शुरू किया। धूम, भयानक दर्द हुआ, लेकिन 10 मिनट बाद वह गायब हो गया। आर्यन ने अपना नया स्टेटस चेक किया। मानव, आर्यन, कल्टिवेशन टैलेंट मीडियम, गति टैलेंट प्रारंभिक एलिमेंट्री, ब्लेड टैलेंट मीडियम, तलवारबाजी। आर्यन ने अपनी तलवार उठाई और उसे तुरंत फर्क महसूस हुआ। पहले तलवार उसके हाथ में बेजान लगती थी, अब वह जैसे जीवित हो उठी थी। एक साधारण घुमाव के साथ ही उसे समझ आ गया कि अधिकतम मारक क्षमता के लिए कैसे वार करना है। तो यह है मीडियम ब्लेड टैलेंट का आतंक। इसके साथ मैं 400-500 कटी शक्ति वाले योद्धाओं का मुकाबला कर सकता हूँ। जल्द ही ट्रायल शुरू हुआ। रैंकिंग पॉइंट्स अंकों के आधार पर थी। हर शिकार किए गए जानवर का एक विशेष अंक काटकर जमा करना था। सभी मार्शल अप्रेंटिस क्रम से प्रवेश करें। पहली अकादमी के छात्र सबसे पहले घाटी में घुसे, उसके बाद दूसरी, तीसरी और अंत में 5वीं अकादमी। अंदर जाते ही घने पेड़ों और ऊबड़-खाबड़ जमीन ने सबका रास्ता अलग कर दिया। यह क्षेत्र लिन हाई बेस जितना ही विशाल था। जल्द ही आर्यन का सामना उसके पहले शिकार से हुआ। स्यूडो बीस्ट नकली हिंसक जानवर की खबर। स्यूडो बीस्ट की जानकारी। धारीदार अजगर। आर्यन ने अपने से 5 मीटर दूर एक 2 मीटर लंबे सांप को घूरते हुए कहा। यह अजगर कमजोर था, कोई भी अप्रेंटिस इससे निपट सकता था, बशर्ते वह आपके शरीर के चारों ओर न लिपटे। एक बार फंस जाने के बाद 4 या 500 कटी जिनकी ताकत वाला मार्शल अप्रेंटिस भी खुद को नहीं छुड़ा सकता था। सर्र, अजगर बिजली की तरह आगे बढ़ा और हमला किया।
आर्यन हटा नहीं। अपने स्पीड टैलेंट के साथ बचना बहुत आसान होता, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। खटाक, तलवार की रोशनी चमकी, अजगर हवा में ही जम गया, नीचे गिरा, थोड़ा फफडाया और मर गया। करीब से देखने पर पता चला कि सिर से ठीक 7 इंच नीचे एक साफ कट लगा था। आर्यन की तलवार का सटीक वार बहुत कमजोर है। आर्यन ने सिर हिलाया। उसने उसकी आंखों की जोड़ी निकाल ली। ये ट्रायल की वस्तुओं में से एक थी, जो शिकार का सबूत थी, और इसकी कीमत 1 पॉइंट अंक थी। ये छोटा जंगली क्षेत्र धारीदार अजगरों से भरा पड़ा था। किंवदंती है कि यहाँ कभी एक हिंसक जानवर, विशेष बीस्ट अजगर का राज था, और ये छोटे सांप उसी के वंशज हैं। एक दिन कई एलीट मार्शल वॉरियर्स ने उस विशाल अजगर को मार डाला, इस क्षेत्र को साफ किया और इसे आज के ट्रेनिंग ग्राउंड में बदल दिया। आधा दिन बीत चुका था और रात करीब थी। आज दिखाने लायक कुछ खास नहीं मिला। आर्यन ने अपना थैला खोला और गिना। विभिन्न जानवरों के अंग मिले थे, जिनकी कुल कीमत केवल 23 पॉइंट्स थी। अधिकांश छात्रों के लिए यह अच्छी कमाई थी, लेकिन टॉप 3 या टॉप 10 में आने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। रात खतरनाक होती है। मानवीय आंखें शिकारियों को नहीं देख पाती, इसलिए अंधेरे के बाद शिकार करने का मतलब है खुद शिकार बन जाना। आर्यन ने रात एक पेड़ की ऊंची शाखा पर बिताए। रात बिना किसी बड़ी घटना के बीत गई। सुबह होते ही आर्यन ने एक खरगोश भूना, उसे खाया और फिर से शिकार पर निकल पड़ा। वह जंगल के और गहरे हिस्से की ओर बढ़ा। केवल वहीं अधिक शक्तिशाली जानवर घूमते थे, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 5 या 6 पॉइंट्स थी। बचाओ, कोई हमें बचाओ! अचानक दूर से चीखें सुनाई दीं, और उनके साथ ही भेड़ियों के गुर्राने की आवाज भी आई। क्या कोई भेड़ियों के झुंड में फंस गया है? आर्यन बुदबुदाया। उसने एक पल सोचा, फिर आवाज की दिशा में दौड़ा, बचाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि भेड़ियों का मतलब पॉइंट्स था। एक अकेले नुकीले भेड़िए की कीमत 10 पॉइंट्स थी। कुछ ही क्षणों बाद वह एक खुले मैदान में पहुंचा। 1 दर्जन नुकीले भेड़ियों ने 7-8 छात्रों को घेर रखा था। जमीन पर पहले से ही कई लाशें पड़ी थीं। बबलू, आर्यन ने उनमें से एक को पहचान लिया, बबलू, जिससे उसकी अच्छी दोस्ती थी। बबलू की हालत खराब थी। वह खून से लथपथ था, पीला पड़ गया था और हताशा में अपना खाली धनुष चला रहा था। साफ तौर पर वह अपनी हिम्मत हार चुका था। उनकी दुर्दशा ने आर्यन को हैरान नहीं किया। बबलू का समूह कमजोर था। आर्यन ने एक तीर धनुष पर चाया, उसे खींचा और एक भेड़िए पर छोड़ दिया। धप! तीर लगा तो सही, लेकिन मर्मस्थल पर नहीं। फिर भी इसने जानवर को घायल कर दिया। भेड़ियों ने आर्यन को देखा और उसकी ओर झपटे। बबलू के समूह ने उसे आते देखा। उम्मीद की एक किरण जगी, लेकिन जब उन्होंने उसे पहचाना तो उम्मीद फिर टूट गई। बबलू आर्यन की ताकत जानता था, उसकी अपनी ताकत की तरह ही। वह भी बस एक नया मार्शल अप्रेंटिस था। आर्यन, भागो! ये भेड़िए तुम्हारे बस की बात नहीं है। बबलू चिल्लाया। बुरा नहीं है मोटा दोस्त, वह मुझे भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। आर्यन ने सोचा और उन्हें बचाने का फैसला किया। अगर वह अपनी पूरी ताकत लगाता तो वह मिनटों में इस झुंड को खत्म कर सकता था, लेकिन इससे उसकी असली शक्ति बहुत जल्दी उजागर हो जाती। अपनी ताकत थोड़ा छिपा कर रखता हूं, उसने खुद से कहा। आर्यन ने अपनी तलवार निकाली। 1.5 गुना स्पीड के साथ वह भेड़ियों के बीच से गुजरा। उसके मीडियम ब्लेड टैलेंट ने उसे हर बार सटीक वार करने का मौका दिया। खचाक! उसकी तलवार ने एक भेड़िए का गला चीर दिया। चाहे वे कैसे भी झपटते, आर्यन हर चाल को पहले से ही भांप लेता और एक तरफ हट जाता। उसका हर वार एक जान ले लेता। जल्द ही 1 दर्जन भेड़ियों की लाशें जमीन पर बिखर गईं। क्या तुम लोग ठीक हो? आर्यन ने अपनी तलवार म्यान में डाली और बबलू की ओर देखा। बब, कोई समस्या नहीं। बबलू हकलाया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। ये भेड़िए मेरे हैं, मैं इनके दांत ले लूंगा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? आर्यन ने सामान्य भाव से पूछा। बिल्कुल नहीं। पूरे समूह ने एक साथ सिर हिलाया। आर्यन ने अकेले ही पूरे झुंड का सफाया किया था। केवल कोई मूर्ख ही हिस्सा मांगने की हिम्मत करता। मेरी सलाह है, अब यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारी ताकत के साथ तुम्हें हिंसक जानवर का रक्त नहीं मिल पाएगा। अपनी जान मत गंवाओ, आर्यन ने आग्रह किया। वह मुड़ा और जाने लगा। बबलू हिचकिचाया, फिर पुकारा, आर्यन, तुम्हारे कौशल के साथ तुम्हें हिंसक जानवर का रक्त मिलना तय है, लेकिन तुम टॉप रैंक चाहते हो, है ना? मेरे पास एक जानकारी है, क्या मैं तुम्हें बताऊं? जल्दी बोलो। इस जंगल में एक सूडो विशेष बीस्ट धारीदार अजगर दिखाई दिया है। पहली अकादमी के छात्र उसका शिकार कर रहे हैं। उसकी कीमत 500 पॉइंट्स है। बबलू ने अपने दांत पीसते हुए कहा। क्या एक स्यूडो बीस्ट धारीदार अजगर? आर्यन दंग रह गया, खासकर उन 500 पॉइंट्स की बात सुनकर। उस अजगर की आंखें हासिल करने का मतलब था ट्रायल में पहला स्थान पक्का करना। हिंसक जानवर, धारीदार सांप। अध्याय 7, हिंसक जानवर सांप। क्या ये खबर सच है? आर्यन ने पूछा। बिल्कुल सच है, बबलू ने पुष्टि की। हमने कुछ देर पहले इसे दूर से देखा था। पहली अकादमी के छात्रों ने मिलकर एक 10 मीटर लंबे धारीदार सांप से लेने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वे असफल रहे। अब उस सांप को घेरने और हमला करने के लिए और भी छात्र वहां जा रहे होंगे।
किस दिशा में? आर्यन ने उत्सुकता से पूछा। दक्षिण पूर्व, बबलू ने एक दिशा की ओर इशारा किया। सर्र। आर्यन तेजी से वहां से दौड़ा और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। बबलू ने उसकी जाती हुई पीठ को देखा और एक ठंडी सांस भरी। मुझे लगा था कि आर्यन और मेरी ताकत लगभग बराबर है। मुझे नहीं पता था कि उसने अपनी शक्ति इतनी गहराई से छिपा रखी थी। आर्यन के टैलेंट के साथ उसका भविष्य में मार्शल आर्टिस्ट बनना तय है। जलन होना स्वाभाविक था, लेकिन इस युग में टैलेंट ही सब कुछ था। बबलू ने हार मान ली और अपने साथियों के साथ वापस लौटने का फैसला किया। चलो वापस चलते हैं। ये ट्रायल असल में केवल एलीट छात्रों के लिए है। हम जैसे कमजोर लोगों की जान की फिक्र किसी बड़े अधिकारी को नहीं है। उधर कुछ दूरी तक दौड़ने के बाद आर्यन रुक गया। उसके पास काफी सामान जमा हो गया था जो लड़ाई के दौरान बाधा बन सकता था। उसने समय बचाने के लिए उन सामग्रियों मटीरियल्स को जमीन में गाड़ दिया और फिर दक्षिण पूर्व की ओर तेजी से बढ़ा। दूर से ही उसे लड़ाई का शोर सुनाई दिया। क्या वे छात्र उस सूडो विशेष बीस्ट को फिर से घेर रहे हैं? उसने अंदाजा लगाया। जब आर्यन वहां पहुंचा तो नजारा उसकी उम्मीद से अलग था। मैदान में लगभग 1 दर्जन मार्शल अप्रेंटिस एक घायल धारीदार सांप पर हमला कर रहे थे। ये सांप 10 मीटर का नहीं बल्कि 12 मीटर लंबा हो चुका था। ये तो एक असली हिंसक जानवर विशेष बीस्ट है। आर्यन ने स्थिति भांप ली। हिंसक जानवरों को केवल उनके आकार से नहीं पहचाना जाता। हालांकि यह सांप हिंसक जानवरों में सबसे कमजोर प्रकार का था, फिर भी यह एक सामान्य जानवर से कहीं ज्यादा खतरनाक था। आश्चर्य की बात यह थी कि यह सांप स्यूडो बीस्ट से पूरी तरह हिंसक जानवर के स्तर पर कैसे पहुंच गया। शायद इसी वजह से छात्र अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। एक स्यूडो बीस्ट की कीमत 500 पॉइंट्स थी, लेकिन एक असली हिंसक जानवर की कीमत कम से कम 1000 पॉइंट्स थी। और सबसे बड़ी बात, इसका खून किसी भी छात्र के लिए खजाने जैसा था। खुशकिस्मती से ये सांप अभी अभी हिंसक जानवर बना था, इसलिए इसकी शक्ति पीक मार्शल अप्रेंटिस से बहुत ज्यादा नहीं थी। फिर भी अप्रेंटिस एक एक करके घायल होकर पीछे हट रहे थे। करीब 10 मिनट बाद मैदान में केवल पहली अकादमी के वे 5 जीनियस छात्र बचे जिनके पास मीडियम कल्टीवेशन टैलेंट था। वे भी बुरी तरह लहूलुहान थे। तभी सांप ने अपनी ब्लडलाइन पावर सक्रिय की और अपनी विशाल पूंछ से पांचों को हवा में उड़ा दिया। अगले ही पल सांप वहां से भाग निकला। अपनी ब्लडलाइन सक्रिय करने के बाद उसकी गति एक सामान्य हिंसक जानवर जैसी हो गई थी, जिसे पकड़ना किसी साधारण अप्रेंटिस के बस की बात नहीं थी। लेकिन आर्यन साधारण नहीं था। हा, किस्मत मेरा साथ दे रही है। अपने स्पीड टैलेंट के साथ मैं इसे जरूर पकड़ सकता हूँ। आर्यन ने छिपकर सांप का पीछा किया। कई मोड़ों के बाद वह घायल सांप एक गुफा में घुस गया। आर्यन ने हिचकिचाहट के बाद गुफा में प्रवेश किया। वह गुफा काफी गहरी थी और नीचे की ओर जा रही थी। अंत में वह एक चट्टानी कोटर कैवर्न में पहुंचा जहां वह सांप अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। आर्यन ने बिना समय गंवाए अपनी तलवार निकाली और अपनी गति का उपयोग करते हुए उस पर बार बार वार किए। जल्द ही सांप पूरी तरह मर गया। अब इसका खून इकट्ठा करने का समय है। आर्यन ने अपनी कमर से पानी की बोतल निकाली और सांप के दिल में छेद कर दिया। किसी हिंसक जानवर का सबसे शुद्ध खून उसके दिल के पास ही होता है। जल्द ही बोतल भर गई। ये कम से कम 5 लो ग्रेड हिंसक जानवर के खून के बराबर है। इस बार तो मेरी लॉटरी लग गई। आर्यन की खुशी का ठिकाना न था। बॉडी टेम्परिंग मेथड और हिंसक जानवर का रक्त। हिंसक जानवर धारीदार सांप में सबसे कीमती चीज उसका खून था। जहां तक उसकी खाल की बात थी, हालांकि उसकी कीमत कुछ ₹1000 थी, लेकिन आर्यन उसे अकेला नहीं ले जा सकता था और खाल उतारना भी बहुत झंझट का काम था। मोहित और अन्य लोग शायद जल्द ही इस जगह को ढूंढ लेंगे, इसलिए वह यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता था। मरने से पहले वह सांप लगातार उस दिशा में रेंग रहा था। क्या वहां अपने जख्मों को भरने के लिए कोई अच्छी चीज हो सकती है? आर्यन ने उस ओर देखा। वह क्या है? उसका चेहरा अचानक चमक उठा। ज्यादा दूर नहीं, गुफा की छत से एक स्टेलेक्टाइट चूने का स्तंभ उल्टा लटका हुआ था और उससे एक तरल पदार्थ टपक कर नीचे पत्थर के एक गड्ढे में जमा हो रहा था, जहां पहले से ही एक छोटी परत बन चुकी थी। ये तरल पदार्थ हल्की सफेद रोशनी छोड़ रहा था, जो इसके असाधारण होने का संकेत था। उपन्यासों में अक्सर 100 साल और 1000 साल पुराने स्टेलेक्टाइट तरल का जिक्र होता है। क्या ये वही है? आर्यन ने अंदाजा लगाया। उसे इन चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, बस पिछले जीवन की कहानियों के आधार पर वह अनुमान लगा रहा था। लेकिन जो भी हो, ये निश्चित रूप से कोई अनमोल वस्तु थी। आर्यन ने अपनी आखिरी पानी की बोतल निकाली, बचा हुआ पानी फेंक दिया और सावधानी से उस तरल पदार्थ को बोतल में भर लिया। वह ज्यादा नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि सांप ने उसका काफी हिस्सा पहले ही पी लिया था। जिस दर से यह टपक रहा है, दिन में मुश्किल से एक बूंद जमा होगी। मैं यहाँ इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे दूसरों के हाथ भी नहीं लगने दे सकता। मुझे इसे नष्ट करना होगा।
आर्यन ने बेरहमी से अपनी लोहे की तलवार उठाई और उस स्तंभ को काटकर नीचे गिरा दिया, फिर उस जगह को धूल और पत्थरों से ढक दिया। उसने सांप की आंखें भी निकाल लीं और गुफा से बाहर निकल गया। आर्यन के जाने के 10 मिनट बाद ही छात्रों का एक समूह खून के निशान का पीछा करते हुए वहां पहुंचा। गुफा के अंदर का दृश्य देखकर वे सन्न रह गए। हिंसक जानवर मर चुका है। एक छात्र चिल्लाया। धिक्कार है, किसी ने हमसे पहले पहुंचकर इसकी आंखें निकाल लीं। वे अकेले ही 1000 पॉइंट्स की थीं। मोहित गुस्से से पागल हो उठा। और इसके दिल का सबसे शुद्ध खून भी गायब है। दूसरे छात्र ने शोर मचाया। सबसे कीमती चीजें जा चुकी थीं। मोहित और उसके साथी गुस्से में वहां से चले गए। इधर आर्यन ने जंगल में एक दूसरी छोटी गुफा ढूंढी, वहां मौजूद एक साधारण जानवर को मारकर उस जगह पर कब्जा कर लिया। अब उसके पास 1000 पॉइंट्स वाली आंखें थीं, जिसका मतलब था कि उसका पहला स्थान पक्का था। अब वह बाकी का समय अभ्यास कल्टिवेशन में बिताना चाहता था। उसने हिंसक जानवर के रक्त की एक बूंद भरी और बॉडी टेम्परिंग मेथड का अभ्यास शुरू किया। धूम, वह खून ऊर्जा के एक सैलाब में बदल गया और आर्यन के शरीर की मांसपेशियों को मजबूती देने लगा। 18 अभ्यास पूरे करने के बाद आर्यन खुशी से झूम उठा। लगभग 4 गुना तेज कल्टिवेशन स्पीड। और ये तो केवल लो ग्रेड खून है। अगर इंटरमीडिएट खून होता तो असर कितना भयानक होता। कोई ताज्जुब नहीं कि कम टैलेंट वाले लोग भी अमीर होने पर जल्दी मार्शल आर्टिस्ट बन जाते हैं। उसने एक और घूंट भरी और अभ्यास जारी रखा। मीडियम टैलेंट होने के कारण उसका शरीर इस खून को साधारण लोगों से कहीं बेहतर तरीके से सोख रहा था। कुछ घंटों बाद उसे एक और अद्भुत बात पता चली। आमतौर पर लोग दिन में 10 बार से ज़्यादा अभ्यास नहीं कर पाते क्योंकि शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है। लेकिन इस खून की ऊर्जा मेरे शरीर को थकने नहीं दे रही है। मैं 10 नहीं, बल्कि 20 या 30 बार भी अभ्यास कर सकता हूँ। यह एक ऐसा रहस्य था जो शायद बड़े योद्धा जानते थे, लेकिन आम अप्रेंटिस को नहीं बताया जाता था क्योंकि उनके पास इतना खून उपलब्ध ही नहीं होता था। हा, इतना खून मेरे लिए 2 दिन के अभ्यास के लिए काफ़ी है। शायद ट्रायल खत्म होने तक मेरी ताकत 400 कटी जिन तक पहुंच जाए। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां भींची और पूरी लगन से अभ्यास में जुट गया। इस बीच बाहर जंगल में बाकी छात्रों के बीच पॉइंट्स के लिए मारामारी मची हुई थी। 3 दिन का समय खत्म होने वाला था और छात्र धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगे थे। हिंसक जानवर, धारीदार सांप। अध्याय 7, हिंसक जानवर सांप। क्या ये खबर सच है? आर्यन ने पूछा। बिल्कुल सच है, बबलू ने पुष्टि की। हमने कुछ देर पहले इसे दूर से देखा था। पहली अकादमी के छात्रों ने मिलकर एक 10 मीटर लंबे धारीदार सांप से लेने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वे असफल रहे। अब उस सांप को घेरने और हमला करने के लिए और भी छात्र वहां जा रहे होंगे। किस दिशा में? आर्यन ने उत्सुकता से पूछा। दक्षिण पूर्व, बबलू ने एक दिशा की ओर इशारा किया। सर्र, आर्यन तेजी से वहां से दौड़ा और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। बबलू ने उसकी जाती हुई पीठ को देखा और एक ठंडी सांस भरी। मुझे लगा था कि आर्यन और मेरी ताकत लगभग बराबर है। मुझे नहीं पता था कि उसने अपनी शक्ति इतनी गहराई से छिपा रखी थी। आर्यन के टैलेंट के साथ उसका भविष्य में मार्शल आर्टिस्ट बनना तय है। जलन होना स्वाभाविक था, लेकिन इस युग में टैलेंट ही सब कुछ था। बबलू ने हार मान ली और अपने साथियों के साथ वापस लौटने का फैसला किया। चलो वापस चलते हैं। ये ट्रायल असल में केवल एलीट छात्रों के लिए है। हम जैसे कमजोर लोगों की जान की फिक्र किसी बड़े अधिकारी को नहीं है। उधर कुछ दूरी तक दौड़ने के बाद आर्यन रुक गया। उसके पास काफ़ी सामान जमा हो गया था जो लड़ाई के दौरान बाधा बन सकता था। उसने समय बचाने के लिए उन सामग्रियों मटीरियल्स को जमीन में गाड़ दिया और फिर दक्षिण पूर्व की ओर तेजी से बढ़ा। दूर से ही उसे लड़ाई का शोर सुनाई दिया। क्या वे छात्र उस सूडो विशेष बीस्ट को फिर से घेर रहे हैं? उसने अंदाजा लगाया। जब आर्यन वहां पहुंचा तो नज़ारा उसकी उम्मीद से अलग था। मैदान में लगभग 1 दर्जन मार्शल अप्रेंटिस एक घायल धारीदार सांप पर हमला कर रहे थे। ये सांप 10 मीटर का नहीं, बल्कि 12 मीटर लंबा हो चुका था। ये तो एक असली हिंसक जानवर, विशेष बीस्ट है। आर्यन ने स्थिति भांप ली। हिंसक जानवरों को केवल उनके आकार से नहीं पहचाना जाता। हालांकि यह सांप हिंसक जानवरों में सबसे कमजोर प्रकार का था, फिर भी यह एक सामान्य जानवर से कहीं ज़्यादा खतरनाक था। आश्चर्य की बात यह थी कि यह सांप स्यूडो बीस्ट से पूरी तरह हिंसक जानवर के स्तर पर कैसे पहुंच गया। शायद इसी वजह से छात्र अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। एक स्यूडो बीस्ट की कीमत 500 पॉइंट्स थी, लेकिन एक असली हिंसक जानवर की कीमत कम से कम 1000 पॉइंट्स थी। और सबसे बड़ी बात, इसका खून किसी भी छात्र के लिए खजाने जैसा था। खुशकिस्मती से ये सांप अभी अभी हिंसक जानवर बना था, इसलिए इसकी शक्ति पीक मार्शल अप्रेंटिस से बहुत ज़्यादा नहीं थी। फिर भी अप्रेंटिस एक एक करके घायल होकर पीछे हट रहे थे। करीब 10 मिनट बाद मैदान में केवल पहली अकादमी के वे 5 जीनियस छात्र बचे जिनके पास मीडियम कल्टिवेशन टैलेंट था।
वे भी बुरी तरह लहूलुहान थे। तभी सांप ने अपनी ब्लडलाइन पावर सक्रिय की और अपनी विशाल पूंछ से पांचों को हवा में उड़ा दिया। अगले ही पल सांप वहां से भाग निकला। अपनी ब्लडलाइन सक्रिय करने के बाद उसकी गति एक सामान्य हिंसक जानवर जैसी हो गई थी, जिसे पकड़ना किसी साधारण अप्रेंटिस के बस की बात नहीं थी। लेकिन आर्यन साधारण नहीं था। हा, किस्मत मेरा साथ दे रही है। अपने स्पीड टैलेंट के साथ मैं इसे जरूर पकड़ सकता हूँ। आर्यन ने छिपकर सांप का पीछा किया। कई मोड़ों के बाद वह घायल सांप एक गुफा में घुस गया। आर्यन ने हिचकिचाहट के बाद गुफा में प्रवेश किया। वह गुफा काफी गहरी थी और नीचे की ओर जा रही थी। अंत में वह एक चट्टानी कोटर कैवर्न में पहुंचा जहां वह सांप अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। आर्यन ने बिना समय गंवाए अपनी तलवार निकाली और अपनी गति का उपयोग करते हुए उस पर बार बार वार किए। जल्द ही सांप पूरी तरह मर गया। अब इसका खून इकट्ठा करने का समय है। आर्यन ने अपनी कमर से पानी की बोतल निकाली और सांप के दिल में छेद कर दिया। किसी हिंसक जानवर का सबसे शुद्ध खून उसके दिल के पास ही होता है। जल्द ही बोतल भर गई। ये कम से कम 5 ग्रेड हिंसक जानवर के खून के बराबर है। इस बार तो मेरी लॉटरी लग गई। आर्यन की खुशी का ठिकाना न था। बॉडी टेम्परिंग मेथड और हिंसक जानवर का रक्त। हिंसक जानवर धारीदार सांप में सबसे कीमती चीज उसका खून था। जहां तक उसकी खाल की बात थी, हालांकि उसकी कीमत कुछ हजार रुपये थी, लेकिन आर्यन उसे अकेला नहीं ले जा सकता था और खाल उतारना भी बहुत झंझट का काम था। मोहित और अन्य लोग शायद जल्द ही इस जगह को ढूंढ लेंगे, इसलिए वह यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता था। मरने से पहले वह सांप लगातार उस दिशा में रेंग रहा था। क्या वहां अपने जख्मों को भरने के लिए कोई अच्छी चीज हो सकती है? आर्यन ने उस ओर देखा। वह क्या है? उसका चेहरा अचानक चमक उठा। ज्यादा दूर नहीं, गुफा की छत से एक स्टेलेक्टाइट चूने का स्तंभ उल्टा लटका हुआ था और उससे एक तरल पदार्थ टपक कर नीचे पत्थर के एक गड्ढे में जमा हो रहा था, जहां पहले से ही एक छोटी परत बन चुकी थी। ये तरल पदार्थ हल्की सफेद रोशनी छोड़ रहा था, जो इसके असाधारण होने का संकेत था। उपन्यासों में अक्सर 100 साल और 1000 साल पुराने स्टेलेक्टाइट तरल का जिक्र होता है। क्या ये वही है? आर्यन ने अंदाजा लगाया। उसे इन चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, बस पिछले जीवन की कहानियों के आधार पर वह अनुमान लगा रहा था। लेकिन जो भी हो, ये निश्चित रूप से कोई अनमोल वस्तु थी। आर्यन ने अपनी आखिरी पानी की बोतल निकाली, बचा हुआ पानी फेंक दिया और सावधानी से उस तरल पदार्थ को बोतल में भर लिया। वह ज्यादा नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि सांप ने उसका काफी हिस्सा पहले ही पी लिया था। जिस दर से यह टपक रहा है, दिन में मुश्किल से एक बूंद जमा होगी। मैं यहाँ इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे दूसरों के हाथ भी नहीं लगने दे सकता। मुझे इसे नष्ट करना होगा। आर्यन ने बेरहमी से अपनी लोहे की तलवार उठाई और उस स्तंभ को काटकर नीचे गिरा दिया, फिर उस जगह को धूल और पत्थरों से ढक दिया। उसने सांप की आंखें भी निकाल लीं और गुफा से बाहर निकल गया। आर्यन के जाने के 10 मिनट बाद ही छात्रों का एक समूह खून के निशान का पीछा करते हुए वहां पहुंचा। गुफा के अंदर का दृश्य देखकर वे सन्न रह गए। हिंसक जानवर मर चुका है। एक छात्र चिल्लाया। धिक्कार है, किसी ने हमसे पहले पहुंचकर इसकी आंखें निकाल लीं। वे अकेले ही 1000 पॉइंट्स की थीं। मोहित गुस्से से पागल हो उठा। और इसके दिल का सबसे शुद्ध खून भी गायब है। दूसरे छात्र ने शोर मचाया। सबसे कीमती चीजें जा चुकी थीं। मोहित और उसके साथी गुस्से में वहां से चले गए। इधर आर्यन ने जंगल में एक दूसरी छोटी गुफा ढूंढी, वहां मौजूद एक साधारण जानवर को मारकर उस जगह पर कब्जा कर लिया। अब उसके पास 1000 पॉइंट्स वाली आंखें थीं, जिसका मतलब था कि उसका पहला स्थान पक्का था। अब वह बाकी का समय अभ्यास कल्टीवेशन में बिताना चाहता था। उसने हिंसक जानवर के रक्त की एक बूंद भरी और बॉडी टेम्परिंग मेथड का अभ्यास शुरू किया। धूम! वह खून ऊर्जा के एक सैलाब में बदल गया और आर्यन के शरीर की मांसपेशियों को मजबूती देने लगा। 18 अभ्यास पूरे करने के बाद आर्यन खुशी से झूम उठा। लगभग 4 गुना तेज कल्टीवेशन स्पीड। और ये तो केवल लो ग्रेड खून है। अगर इंटरमीडिएट खून होता तो असर कितना भयानक होता। कोई ताज्जुब नहीं कि कम टैलेंट वाले लोग भी अमीर होने पर जल्दी मार्शल आर्टिस्ट बन जाते हैं। उसने एक और घूंट भरी और अभ्यास जारी रखा। मीडियम टैलेंट होने के कारण उसका शरीर इस खून को साधारण लोगों से कहीं बेहतर तरीके से सोख रहा था। कुछ घंटों बाद उसे एक और अद्भुत बात पता चली। आमतौर पर लोग दिन में 10 बार से ज़्यादा अभ्यास नहीं कर पाते क्योंकि शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है। लेकिन इस खून की ऊर्जा मेरे शरीर को थकने नहीं दे रही है। मैं 10 नहीं, बल्कि 20 या 30 बार भी अभ्यास कर सकता हूँ। यह एक ऐसा रहस्य था जो शायद बड़े योद्धा जानते थे, लेकिन आम अप्रेंटिस को नहीं बताया जाता था क्योंकि उनके पास इतना खून उपलब्ध ही नहीं होता था। हा, इतना खून मेरे लिए 2 दिन के अभ्यास के लिए काफ़ी है। शायद ट्रायल खत्म होने तक मेरी ताकत 400 कटी जिन तक पहुंच जाए। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां भींची और पूरी लगन से अभ्यास में जुट गया। इस बीच बाहर जंगल में बाकी छात्रों के बीच पॉइंट्स के लिए मारामारी मची हुई थी।
3 दिन का समय खत्म होने वाला था और छात्र धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगे थे। शैडो टैलेंट। अध्याय 9। शैडो टैलेंट। लिहाई एक मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन केवल एक शुरुआती स्तर एलिमेंट्री का। वह 60 साल का हो चुका है और शायद पूरी जिंदगी इसी स्तर पर रहेगा। वह मोहित के पिता द्वारा मोहित की सेवा के लिए रखा गया एक नौकर है। युवा स्वामी, जांच पूरी हो चुकी है। वह आर्यन एक साधारण परिवार से आता है। उसके माता पिता कभी मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन 1 साल पहले जंगल में उनकी मृत्यु हो गई। अब केवल आर्यन और उसकी बहन बचे हैं, लिहाई ने सूचना दी। अगर मैं मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए एकांत साधना में न होता तो वह 1 महीने और कैसे जीवित रहता। किसी को ढूंढो और उसे मार डालो, मोहित ने खूंखार भाव से कहा। लिहाई का चेहरा पीला पड़ गया। युवा स्वामी, बेस के अंदर किसी की हत्या करना, अगर पता चला तो हमारे मोहित परिवार के लिए भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। अगर पता चला तो मुसीबत होगी, लेकिन अगर पता ही न चले तो। मोहित मुस्कुराया। पता न चले। लिहाई को अचानक किसी का ख्याल आया। स्वामी, क्या आप शैडो को काम पर रखने की सोच रहे हैं? लेकिन शैडो की फीस बहुत महंगी है। वह कम से कम 10 लाख रुपये लेगा। एक मार्शल अप्रेंटिस को मारने के लिए 10 लाख रुपये खर्च करना लिहाई की नज़र में बर्बादी थी। उस बच्चे का टैलेंट अच्छा लगता है। वह इतनी कम उम्र में मार्शल अप्रेंटिस बन गया। वह शायद प्रारंभिक टैलेंट वाला है। मैं उसे बड़ा होने से पहले ही खत्म कर देना चाहता हूँ, समझे? आज 10 लाख बड़ी रकम लग रही है, लेकिन 1-2 साल बाद इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी, मोहित ने विश्लेषण किया। अगले दिन हमेशा की तरह अकादमी के छोटे जंगल में अभ्यास करने के बाद आर्यन वापस लौटने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, उसकी आंखों की पुतलियों में एक चमक उभरी। उसने चुपके से 3 मीटर दूर एक पेड़ की ओर देखा। पेड़ काफी बड़ा था और उसकी छाया के नीचे कुछ नहीं दिख रहा था, वह खाली था। लेकिन आर्यन गहराई से जानता था कि वहां कोई है। मानव। ली चुन, कल्टीवेशन टैलेंट माध्यमिक सेकेंडरी, शैडो टैलेंट प्रारंभिक एलिमेंट्री, कॉपी टैलेंट अब आर्यन का सहज गुण बन चुका था। वह हर समय अपने चारों ओर 3 मीटर के भीतर सब कुछ महसूस कर सकता था। जैसे ही कोई व्यक्ति या जानवर उसके करीब आता, उसे पता चल जाता। ये व्यक्ति निश्चित रूप से शैडो टैलेंट का उपयोग करके अपने शरीर को छिपाए हुए है। इसकी ताकत एक मार्शल आर्टिस्ट की है, लेकिन टैलेंट कमजोर होने के कारण यह एक शुरुआती स्तर का मार्शल आर्टिस्ट ही होगा। आर्यन ने तुरंत स्थिति का अंदाजा लगा लिया। शाम का समय था और रात होने वाली थी। अकादमी के अधिकांश छात्र जा चुके थे। क्या यह मुझे मारने आया है? आर्यन ने सोचा। वह समझ गया कि इसे मोहित ने भेजा है। अगर मैं जीवित रहा, मोहित, तो तुम निश्चित रूप से मरोगे। आर्यन ने कसम खाए। अभी स्थिति आर्यन के पक्ष में नहीं थी, लेकिन यह एक अवसर भी था। उसका कॉपी टैलेंट फिर से इस्तेमाल के लिए तैयार था। शैडो टैलेंट कमजोर मार्शल आर्टिस्टों के लिए एक वरदान जैसा था। इस टैलेंट को पाने के लिए मुझे पहले ली चुन को खत्म करना होगा, आर्यन ने शांति से सोचा। वह धीरे धीरे चलने लगा। जैसे ही ली चुन हमला करने वाला था, आर्यन ने उससे पहले ही चाल चल दी। सर्र स्पीड टैलेंट सक्रिय हुआ। 800 कटी की ताकत और गति के साथ आर्यन की रफ्तार एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट से कहीं ज्यादा हो गई थी। ली चुन हैरान रह गया। मरो, आर्यन ने अपनी पैनी तलवार से जोरदार वार किया। खून का फव्वारा छूटा। बच्चे, तू अपनी मौत को दावत दे रहा है। ली चुन अपनी छाया वाली अवस्था से बाहर आ गया। उसके दाहिने हाथ पर गहरा घाव था। अगर आर्यन की ताकत थोड़ी और होती तो उसका हाथ कटकर अलग हो जाता। दाहिना हाथ घायल होने के कारण ली चुन ने बाएं हाथ से हमला किया। उसे लगा कि वह एक अप्रेंटिस को तो मार ही देगा, लेकिन जल्द ही उसके होश उड़ गए। आर्यन की गति बहुत तेज थी और उसकी तलवारबाजी सेबर टेक्निक्स बहुत सटीक थी। आर्यन ने अपनी गति और कला से ली चुन को दबाना शुरू कर दिया। अचानक आर्यन ने एक मौका देखा और ली चुन की छाती पर गहरा घाव कर दिया। बच्चे, तू रुक, ली चुन की आकृति झिलमिलाए और वह गायब हो गया। लेकिन आर्यन नहीं रुका। उसने एक खाली जगह पर जोरदार प्रहार किया। धूम, एक आकृति हवा में उड़ती हुई पीछे गिरी। वह ली चुन था। धिक्कार है, तूने मेरे शैडो टैलेंट को कैसे पकड़ लिया? यह असंभव है। ली चुन को यकीन नहीं हो रहा था। लिनहाई बेस में बड़े बड़े योद्धा भी उसे नहीं देख पाते थे। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी तलवार से जवाब दिया। जल्द ही ली चुन और सहन नहीं कर सका। आर्यन ने एक ही वार में उसकी गर्दन चीर दी और उसे वहीं ढेर कर दिया। सौभाग्य से लाश सुरक्षित है, वरना मैं टैलेंट कॉपी नहीं कर पाता। आर्यन ने राहत की सांस ली। उसने पहले ही परीक्षण किया था कि अगर शरीर बहुत ज्यादा क्षत विक्षत हो जाए तो कॉपी टैलेंट काम नहीं करता। शैडो टैलेंट कॉपी करो, एक विचार के साथ प्रक्रिया शुरू हुई और सफल रही। उसने घर जाने के बजाय वहीं इसका विलय फ्यूजन शुरू कर दिया। अब उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था, इसलिए उसे ज्यादा दर्द नहीं हुआ।
10 मिनट बाद प्रक्रिया पूरी हुई और उसका स्टेटस कुछ ऐसा था। मानव, आर्यन, कल्टीवेशन टैलेंट, मीडियम, गति टैलेंट, प्रारंभिक एलिमेंट्री, ब्लेड टैलेंट, मीडियम, शैडो टैलेंट, प्रारंभिक एलिमेंट्री, 4 टैलेंट। आर्यन बहुत संतुष्ट था। लिनहाई बेस में शायद ही किसी के पास इतने टैलेंट होंगे। उसने ली चुन की लाश की तलाशी ली। उसे एक बेहतरीन काली तलवार मिली जो युआन सोल्जर हथियार जैसा लग रहा था। इसके अलावा उसे एक सीक्रेट मैनुअल, 3 गोल्ड कार्ड प्रत्येक 10 लाख मूल्य का, 5 वाइट कार्ड और कुछ नकदी मिली। कुल मिलाकर 30 लाख रुपये से ज़्यादा की संपत्ति। इतनी दौलत के साथ आर्यन अब और तेजी से आगे बढ़ सकता था। लेकिन अब एक समस्या हल करनी थी। मोहित। अब हम कट्टर दुश्मन हैं। अगर ली चुन वापस नहीं गया तो मोहित को पता चल जाएगा कि वह हार गया। अगली बार वह किसी और शक्तिशाली योद्धा को भेजेगा। इसलिए मुझे उसे खत्म करना ही होगा। आर्यन की आंखों में कातिलाना चमक थी। उसने तय किया कि वह ली चुन बनकर मोहित को मारेगा ताकि उसकी पहचान गुप्त रहे। उसने लाश को ठिकाने लगाया और घर लौट आया। रात में आर्यन ने शैडो टैलेंट का अभ्यास किया। ये टैलेंट अजेय नहीं था, इसके लिए अंधेरे की जरूरत थी। यह ऊर्जा खपत करता था और हमला करते समय या हमला होते समय ये प्रभाव खत्म हो जाता था। ये केवल छिपने और अचानक वार असैसिनेशन के लिए था। फिर उसने ली चुन का मैनुअल खोला। शैडो ब्लेड। यह एक कांस्य ब्रॉन्ज स्तर की तकनीक थी जिसमें शैडो किल नाम का एक ही वार था, बिजली जैसा तेज। तकनीकों को 4 स्तरों में बांटा गया था, ब्लैक आयरन, ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड। बिना ब्लेड टैलेंट के कोई भी ब्लैक आयरन से ऊपर नहीं जा सकता था। ली चुन के पास ब्रोंज तकनीक तो थी पर टैलेंट नहीं था, इसीलिए वह आर्यन से हार गया। आर्यन के पास मीडियम ब्लेड टैलेंट था, इसलिए उसकी समझ असाधारण थी। सिर्फ 3 दिनों में उसने वह तकनीक सीख ली जिसे लोग जीवन भर नहीं सीख पाते। गहरी रात, मोहित का निवास। मोहित बहुत गुस्से में था। 3 दिन बीत चुके थे और शैडो का कोई पता नहीं था। ली, क्या वह शैडो मेरे पैसे लेकर भाग गया? क्या एक मार्शल आर्टिस्ट एक मामूली अप्रेंटिस को नहीं मार सका? स्वामी, शैडो की साख अच्छी रही है। शायद वह किसी और काम में व्यस्त हो, नौकर ली ने अनुमान लगाया। तभी बाहर अंधेरे में आर्यन शैडो बनकर घात लगाए बैठा था। जैसे ही ली बाहर निकला, एक काली तलवार बिजली की गति से उसकी ओर बढ़ी। प्रहार इतना तेज था कि ली को संभलने का मौका तक नहीं मिला। बेहोश होने से ठीक पहले उसके दिमाग में आखिरी ख्याल आया, शैडो ने मुझे क्यों मारा? ली वहीं ढेर हो गया। मोहित की मौत। अध्याय 10, मोहित का अंत। लीहाई को मारने के बाद आर्यन की आकृति एक बार फिर अंधेरे में ओझल हो गई। कैसी आवाज थी? मोहित ने अपने कमरे के बाहर किसी के गिरने की आवाज सुनी। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, फिर भी उसने पुकारा, लीहाई, बाहर क्या हो रहा है? कोई जवाब नहीं मिला। कुछ गड़बड़ है, मोहित ने मन ही मन सोचा। लीहाई अभी अभी बाहर गया था। एक मार्शल आर्टिस्ट की सुनने की शक्ति इतनी होती है कि वह 100 मीटर दूर से भी आवाज सुन ले, लेकिन अब वह जवाब नहीं दे रहा था। इसका मतलब था कि कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। खतरे का एहसास होते ही मोहित के मन में एक अनजाना डर बैठ गया। मैं बाहर नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं। उसे लगा कि बाहर निकलते ही उसकी मौत निश्चित है। कोई है, मोहित जोर से चिल्लाया। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह तरीका काम करेगा या नहीं, लेकिन वह हाथ पर हाथ धरे मौत का इंतजार नहीं करना चाहता था। बाहर अंधेरे में छिपे आर्यन ने मोहित की चीखें सुनी और समझ गया कि अब उसके बाहर आने का इंतजार करना बेकार है। मोहित बहुत सावधान और डरपोक है। लगता है मुझे अंदर घुसकर ही उसे मारना होगा। आर्यन ने अपना शैडो टैलेंट हटाया, स्पीड टैलेंट सक्रिय किया और तिगुनी गति से मोहित के कमरे की ओर झपटा। एक ही झटके में आर्यन ने दरवाजा तोड़ दिया। तुम? आर्यन को देखकर मोहित दंग रह गया। फिर उसकी नज़र आर्यन के हाथ में मौजूद काली तलवार पर पड़ी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये तो शैडो की काली तलवार है। क्या तुमने शैडो को मार दिया? अब उसे समझ आया कि पिछले 3 दिनों से शैडो का कोई अता पता क्यों नहीं था। तो तुमने ही मुझे मारने के लिए उसे भेजा था। आर्यन को अब 100% यकीन हो गया था। तुम्हारे शरीर पर कोई क्यूई चीख महसूस नहीं हो रही। एक अप्रेंटिस लीहाई जैसे बेकार योद्धा की हत्या तो कर सकता है, लेकिन मुझे मारना लगभग असंभव है। बस 1 मिनट रुको, मेरे परिवार के विशेषज्ञ यहाँ पहुँचने वाले हैं और तुम मारे जाओगे। मोहित ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की, पर अंदर से वह बुरी तरह घबराया हुआ था। 1 मिनट नहीं, तुम 10 सेकंड भी नहीं टिक पाओगे। आर्यन आगे बढ़ा। शैडो किल। काली तलवार रोशनी की एक लकीर में बदल गई और बिजली की तरह मोहित पर वार किया। स्पीड टैलेंट के साथ किया गया ये प्रहार एक शुरुआती मार्शल आर्टिस्ट को मारने के लिए काफ़ी था। मोहित एक जीनियस था, इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी तलवार से वार को रोकने की कोशिश की। लेकिन उसने आर्यन की कला और ब्रोंज लेवल ब्लेड स्किल को बहुत कम आंका था। तलवार की एक चमक के साथ ही मोहित का दाहिना हाथ उसके शरीर से कटकर अलग हो गया। इससे पहले कि वह चीख पाता, दूसरा शैडो किल उसकी गर्दन पर उतरा।
नहीं, मोहित की आखिरी चीख उसके गले में ही दब गई। एक सुंदर सिर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा, उसकी फटी हुई आंखें अभी भी अविश्वास से भरी थीं। मोहित को मारने के बाद आर्यन के पास लूटपाट करने का समय नहीं था। वह तुरंत कमरे से बाहर निकला, अंधेरे में शैडो स्टेट सक्रिय की और मोहित परिवार के एस्टेट से भाग निकला। आर्यन के जाने के कुछ ही समय बाद मोहित के घर पर परिवार के लोग जमा हो गए। मोहित का सिर देखकर उसकी मां बेहोश हो गई। किसने मेरे बेटे को मारा? एक विशालकाय मार्शल आर्टिस्ट दहाड़ा। यह मोहित के पिता मोएन थे, जो एक एलीट मार्शल वॉरियर थे। तभी परिवार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पूर्वज मो चांगचिंग, जो एक ग्रेट मार्शल वॉरियर थे, वहां पहुंचे। उन्होंने लाशों की जांच की। लीहाई को एक ही वार में मारा गया और मोहित को कमरे के अंदर 2 प्रहारों में खत्म किया गया। हत्यारा एक शुरुआती मार्शल आर्टिस्ट होना चाहिए, जो तलवार चलाने में माहिर है और छिपने की कला जानता है। ये निश्चित रूप से कोई साधारण तरीका नहीं है, पूर्वज ने विश्लेषण किया। शैडो, मोहित के पिता ने क्रोध में चिल्लाकर कहा। हाँ, शायद वह शैडो ही था, पूर्वज ने सिर हिलाया। केवल शैडो जैसा हत्यारा ही लीहाई को मारकर यहाँ तक पहुँच सकता है। शैडो एक भाड़े का हत्यारा है। वह तब तक किसी बड़े परिवार पर हमला नहीं करता जब तक उसे कोई ऐसा इनाम न मिले जिसे वह ठुकरा न सके। मोहित परिवार के बड़े सदस्यों का ध्यान अब उन परिवारों की ओर गया जो उनके दुश्मन थे। मोहित एक मीडियम टैलेंट वाला जीनियस था, जो भविष्य में परिवार का दूसरा ग्रेट मार्शल वॉरियर बन सकता था। उसे मरवा कर दुश्मन परिवार ने मोहित परिवार की उम्मीदों को खत्म कर दिया था। जांच करो, पता लगाओ कि किस परिवार ने ये करवाया है, और शैडो पर इतना बड़ा इनाम रखो कि उसे अपनी पूरी जिंदगी पछताना पड़े। मोहित परिवार ने शैडो किल और कुछ अन्य प्रमुख परिवारों को अपराधी मान लिया था। उन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं था कि असली हमलावर एक मार्शल अप्रेंटिस था। इसलिए वे कितनी भी जांच क्यों न कर लें, उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला था। शैडो किल ली चुन पहले ही मर चुका था, तो वे उसे कैसे ढूंढते? जब तक आर्यन खुद अपनी शैडो तलवार और शैडो टैलेंट का प्रदर्शन नहीं करता, मोहित परिवार उस तक कभी नहीं पहुंच सकता था। अगले कुछ दिनों तक आर्यन सामान्य रूप से बॉडी टेम्परिंग मेथड का अभ्यास करता रहा, जैसे उसे कुछ पता ही न हो। मोहित की मौत ने लिन हाई बेस में तहलका मचा दिया था। लिन परिवार बेस का सबसे शक्तिशाली परिवार के हस्तक्षेप के बाद ही परिवारों के बीच का विवाद शांत हुआ। अंततः मोहित परिवार ने यह मान लिया कि हत्यारा बेस से भाग चुका है। 10 दिन बाद जब स्थिति शांत हुई, आर्यन ने लिन हाई बेस छोड़कर विशाल जंगलों में जाने का फैसला किया। मार्शल आर्टिस्ट बनने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसे भारी मात्रा में हिंसक जानवर विशेष बीस्ट के रक्त की जरूरत थी। उसने अपनी बहन आरूही से झूठ बोला कि अकादमी उसे और कुछ अन्य प्रतिभाशाली छात्रों को क्लोज्ड डोर ट्रेनिंग एकांत साधना के लिए ले जा रही है। आरूही ने उसकी बात आसानी से मान ली। आर्यन ने अपने साथ 2 तलवारें लीं, एक शैडो तलवार शैडो ब्लेड जिसे वह अकेले में इस्तेमाल करेगा, और एक साधारण लोहे की तलवार जिसे वह दुनिया के सामने रखेगा। तैयारी पूरी कर वह बेस से बाहर निकल गया। पूर्वी शहर के गेट पर सैनिकों ने उसे देखा। वे उसे उन लालची अप्रेंटिस में से एक समझ रहे थे जो रातों रात अमीर बनने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। बेस से 1-2 किलोमीटर का इलाका सुरक्षित था, लेकिन असली शिकार के लिए उसे और दूर जाना था। आर्यन का लक्ष्य लिटिल ग्रीन माउंटेन था। कहा जाता है कि 100 साल पहले यह एक छोटी पहाड़ी थी, लेकिन धरती के विस्तार के साथ यह एक विशाल पर्वत श्रृंखला बन गई, जहां खूंखार हिंसक जानवरों का बसेरा था। सुना है यहाँ एडवांस्ड स्तर के हिंसक जानवर भी रहते हैं, जिनसे केवल ग्रेट मार्शल वॉरियर ही निपट सकते हैं। आर्यन ने रास्ते में सोचा। उसका इरादा पहाड़ की गहराई में जाने का नहीं, बल्कि बाहरी हिस्सों में शिकार करने का था। अभी वह पहाड़ तक पहुंचा भी नहीं था कि उसका सामना एक आयरन आर्मर्ड ऑक्स लोहे जैसा बेल्ट से हो गया। ये सांप की तरह कोई मामूली जानवर नहीं था, बल्कि एक असली लो लेवल हिंसक जानवर था। इसकी ताकत और रक्षा कवच डिफेंस इतना मजबूत था कि एक शुरुआती मार्शल आर्टिस्ट भी इससे नहीं जीत सकता था। आर्यन ने अपनी साधारण लोहे की तलवार से उसकी गर्दन पर वार किया। टन्नन आवाज ऐसी आई जैसे तलवार किसी फौलाद से टकराए हो। बैल की खाल पर एक खरोंच तक नहीं आई। ये साधारण तलवार बेकार है और मेरी 800 कटी की ताकत इसके कवच को नहीं भेद सकती। आर्यन ने हार मानकर शैडो तलवार निकाली। ये तलवार कहीं ज्यादा पैनी थी। मरो! आर्यन परछाई की तरह तेज हो गया। बैल ने उसे कुचलने की कोशिश की, लेकिन आर्यन की गति के सामने वह बेबस था। 1 मिनट के भीतर बैल जमीन पर ढेर हो गया। आर्यन ने 10 बोतल खून इकट्ठा किया और बैल का कुछ मांस भी काट लिया। 1 घंटे बाद वह पहाड़ पर पहुंचा। रास्ता खतरों से भरा था, कई बार उसे शैडो स्टेट का इस्तेमाल कर अपनी जान बचानी पड़ी। उसे समझ आ गया था कि अकेले जंगल में निकलना कितना जोखिम भरा है। पहाड़ पर पहुंचकर आर्यन ने तुरंत शिकार शुरू नहीं किया। उसके पास पहले से ही 10 बोतल खून था।
उसने एक सुरक्षित गुफा ढूंढी और वहां कुछ दिन रुककर कल्टीवेशन अभ्यास करने का मन बनाया।